हाँ जी, मिसलेनियस के एग्जांपल्स नहीं, मिसलेनियस एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, प्लीज राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन XY plane, in XY plane, making an angle of 30 degree with, बाबू एक मिनट, with positive direction of x axis। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ भाई आर्यन, थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करें, बताइए क्या मतलब है इसका। इन XY प्लेन, XY प्लेन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है जिसका जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y में z0 रहेगा। हाँ जी, तो भैया मतलब देखो, अगर XY प्लेन की बात कर ली मतलब पेज की बात कर ली, जैसा हम बनाते आ रहे हैं आज तक। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये इस तरीके से हो गया, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई, राइट। ठीक है, नेगेटिव इधर होगी, नेगेटिव y नीचे होगी, ऑब्वियसली बात है। और हमें जो एक वेक्टर दिया गया है वो XY प्लेन पर है, मतलब इसी पेज पर बन रहा है। ठीक है, और एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस का कितना डिग्री क्रिएट कर रहा है? 30। तो मैं यहाँ पर एक वेक्टर बना देता हूँ। ठीक है, वो 30 डिग्री तो यहाँ से क्रिएट कर रहा है। और मुझे एक बात बता दो, y एक्सिस के साथ कितना क्रिएट कर रहा है वैसे? 90 माइनस 30 मतलब 60। और z एक्सिस के साथ 0 ना 90 करेगा क्रिएट 90 क्यों करेगा 90 प्लस 60 x y ये आपके वो नहीं आ रही आवाज आ गई। क्यों 90 प्लस 60 कितना 150 को 150 बनाएगा। तो वो बंद रखिए। ये रहा z एक्सिस, सही है। आप ऐसे सोचिए आपकी स्क्रीन पे z एक्सिस, आप ऐसे सोचिए ऐसे है z एक्सिस। ठीक है, अब बताना 90 अब बोल 90 कितना डिग्री क्रिएट कर रहा है z एक्सिस का? XY प्लेन के साथ z एक्सिस कितना क्रिएट करती है? 90 फिर उस पर बनने वाले जितने भी वेक्टर होंगे उनके साथ कितना डिग्री क्रिएट करेगी? बोल। ठीक है, तो z एक्सिस के साथ कितना क्रिएट, बोलो। प्लेन तो z एक्सिस में थोड़ी है, तो प्लेन x के साथ z प्लेन XY प्लेन में तो है। आप ऐसे सोच लो जैसे टेबल का कोना है या तुम्हारी ये दीवार है, ऐसे लगा लो। इस जहाँ पे हमारे पाँव टिके हुए हैं वहां पर है एक वेक्टर है ऐसे, ये x है और ये वाला क्या है? y है, और ये वाला क्या है? z है। तो मेरा वेक्टर यहाँ पर है कहीं, जरूरी भी नहीं है बीच में है। अरे यहाँ है नीचे, पर पाँव जहाँ टिके हैं वहीं तो होगा, फ्लोर पे ही होगा ना। XY प्लेन कहाँ है? ये है XY प्लेन, इस पे कहीं पर भी हो सकता है। x एक्सिस के साथ कितना डिग्री क्रिएट कर रहा है? y एक्सिस के साथ कितना क्रिएट कर रहा है? निकाल लिया ना। अब तुम बता दो XY प्लेन के साथ जो भी वेक्टर बनाएगा वो z के साथ कितना बनाएगा? Why not imagining the thing? हाँ जी, अरे क्या लिखा है? राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन। क्वेश्चन कह रहा है इस बात को, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। बोला कि एक यूनिट वेक्टर निकाल दो जो कि XY प्लेन पर होगा और एंगल बना रहा होगा 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो x एक्सिस कितना क्रिएट कर रहा है? 30। y एक्सिस तुमने निकाल लिया 90 माइनस 30, और z के साथ कितना क्रिएट करेगा? 90। इसका हम क्या निकाल देंगे? एक मिनट, हम क्या निकाल देंगे? अल्फा बीटा गामा तो मिल गए, LMN निकाल देंगे। LMN निकल के वही तो यूनिट वेक्टर बना देंगे तुम्हारे, नहीं है? LI प्लस MJ प्लस NK, यही तो होता है यूनिट वेक्टर। बताओ वैल्यू क्या क्या है? क्योंकि ये भी एक पोजीशन वेक्टर है जो हमारा वेक्टर ये कोई वेक्टर है, है तो पोजीशन वेक्टर है। वो एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मान रहे हैं, चलो ठीक है। तो मींस जैसे z एक्सिस भी इन पर 90 डिग्री, z एक्सिस यहाँ पर होगी। हाँ जी, तीनों से 90 डिग्री होती है, इसीलिए ये तीनों एक्सिस आपस में 90 होती है। ये इधर 90 है, इधर भी 90 है, ये आपस में भी 90 है। यहाँ पर मेरा एक वेक्टर है XY प्लेन पर, तो ये इसके साथ 30 बना रहा है, इधर 60 बना रहा है, और 90 के साथ z एक्सिस कितना बना है? इन दोनों को एडिशन करके आप ये कर रहे हो, ये चीज बताओ। ये वाला 90 जो हम ये z एक्सिस के लिए कर रहे हैं, कैनन
कि वो सिर्फ इसी रीजन से है कि ये दोनों ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हाँ तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर इसलिए है बस। इसीलिए वो जो वेक्टर हमारा जनरेट हुआ है हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये जो 30 60 और 30 60 और 90 हाँ ये क्रॉस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये अल्फा बीटा गामा की नहीं होंगी, एंगलों की वैल्यूज हैं ये। इनमें cos हाँ cos 30 cos 60 और cos 90 लगा। उससे एलिमेंट निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये एंगल बना रहे हैं एक्सिस के साथ। अल्फा बीटा गामा हुए ना। हाँ ये एंगल तो अल्फा बीटा गामा है, लेकिन ये cos के साथ तो L मिलेगा। वैसे हाँ, आप नहीं वो मेरे से वो कह रहा है cos 30 कितना होता है? बहुत बढ़िया। मैंने आपको बता दिया M कितना है? 1/2 cos 60 कितना आ जाएगा आपके पास? 1/2 और आपके पास n cos 90 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा, जो भी आपके पास a कैप बनेगा, वो होगा आपके पास √3/2i प्लस 1/2j और प्लस 0। किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है पक्का? आइए क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ा रहे हैं। देखिए क्या बाबू पूछा है, क्या क्वेश्चन में क्या लगा है? कैसे बनाएंगे यूनिट वेक्टर पूछो खाली यूनिट वेक्टर बनाने की दोनों में पड़ेंगे फॉर्मूले। बाबू यूनिट वेक्टर डायरेक्ट लिख दिया ना, एलएमएन मिल गए तो डायरेक्ट ही लिख दिया। अगर ए बी सी मिलते किसी वेक्टर के, डायरेक्शन रेशियोज मिलते, तो फिर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर बना। लेकिन यहाँ जब एलएमएन ही मिल गए तो यूनिट वेक्टर तो डायरेक्ट ही बन गया। नहीं आया? बोलो। डायरेक्शन कोसाइन भी बिल्कुल सही बात है। यूनिट वेक्टर को मैंने बताया तो था, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए एक तरीका तो वो है कि तुम मतलब अपना ये वाला फॉर्मूला लगा लो, a/√a² प्लस b² प्लस c², या तो ये वाला, और या तो तुम यूनिट वेक्टर ही निकाल लो, वो भी तो यही होता है। उसके डायरेक्शन, उसके जो कोफिशिएंट, जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो वही तो होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं भाई? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये तो बहुत ही लल्लू सवाल है। एक P पॉइंट है आपके पास x1, y1 और z1, और एक Q पॉइंट है x2, y2 और z2। यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। इन दोनों के बीच का फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। भाई P और Q को ज्वाइन करने वाले का वेक्टर भी लिखिए और मैग्नीट्यूड भी लिखिए। तो भाई वेक्टर तो दिख ही रहा है तुम्हें, x2 माइनस x1i। ठीक है समझ। और जब इसी का मैग्नीट्यूड लिखना है प्लस y2 माइनस yj √x2 माइनस। सॉल्व करना नहीं है आपने, बस खाली लिख के दिखा देना है। ठीक है, z2 माइनस z1 का, ये तो कुछ ज्यादा ही लल्लू हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसको स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अ गर्ल वॉक्स टुवर्ड्स द वेस्ट। देखो पहले इधर मेरी बात सुन लो आप लोग। देखिए मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है, राइट? ऐसा ही होता है हिसाब किताब। अच्छा जी, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, इन सबके बीच में 90-90 रहता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये होती है, ये वाली साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, कुछ भी बोल लो। ठीक है, ये वाला आपके पास साउथ वेस्ट और ये वाला नॉर्थ वेस्ट। हम नॉर्मली इनके हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे इसको हम साउथ ईस्ट बोलेंगे, इसको हम साउथ वेस्ट बोलेंगे। समझ रहे हो ना? इसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं अभी नीचे वाली इन दोनों लाइनों को, और इन दोनों को हम नॉर्थ के हिसाब से बोलेंगे। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ नहीं, नॉर्थ ईस्ट बोलते नहीं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ऐसे बोलते हैं ना। आप नॉर्थ के हैं। अभी मैंने क्या बोला? आप नॉर्थ में हैं। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मली बिहार के, सिक्किम और अपना, हाँ इस साइड क्या था, मतलब ये बीच का जो रेंज है ना वो है, और वो काफी उस तरफ जब चले जाओ तो फिर वो ईस्ट आ जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल से बिहार, झारखंड, मैं क्या बता रहा हूँ ये सब है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है।
A girl walks 4 kilometer towards west. मनीष और आशीष दोनों घर जाना है अभी. क्लास की गरिमा को बनाए रखिए, ठीक है. हाँ कोई बात नहीं, अपने ये बकवास ना बाद में किया करो, मेरे सामने मत करो, ठीक है. तो अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. एक गर्ल है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है. कितने? 4 किलोमीटर. प्लीज इतने कंसंट्रेशन से क्वेश्चन नहीं होगा, ये इतना इजी भी नहीं है, फोकस ज्यादा बनाए. 4 किलोमीटर चली गई वो वेस्ट में, ठीक है. अब आगे देखिए. शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं इस तरीके से और अगर मैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ की बात करूं तो भाई इधर कहीं बात हो रही है इस तरफ. भाई मैं मान लो जैसे अब हम यहाँ पे बनाते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट. यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ वेस्ट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? ईस्ट. अब नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ होगा ना कहीं. यहाँ से क्यों देखेंगे? ओरिजिन से नहीं, वहां पे खड़े होके वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर जाती है, ये बोल रहा है. अब उसका फेस कहाँ पर है वो सब छोड़ो, तुम नॉर्थ ईस्ट देख लो कहाँ बनती है, ठीक है. और वो भी 30 डिग्री की डायरेक्शन, ठीक है. तो ऑब्वियसली बात है, जो नॉर्थ ईस्ट की जब बात हो रही है तो मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री इधर से. कितना डिग्री? 30 डिग्री. लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है. और वो गर्ल कितना वॉक करती है? 3 किलोमीटर, ठीक है. और इसको हम 3 किलोमीटर बना दें, ठीक है. और यहाँ पे आगे ये रुक जाती है. डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट. भाई ये देखो, मान यहाँ ए है, यहाँ बी है और ये सी है, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है. अब यहाँ देखो गलती होने की वो बताता हूँ आपको. सुनो तो सही मेरी बात. बच्चे क्या कर देते हैं? AC निकाल देते हैं. तुम सच बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये बात तो सही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में चाहिए. मैग्नीट्यूड मत बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट, मुझे वेक्टर बता के दो. कौन सा? बाबू मैंने क्या अभी स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने क्या बताया था? नॉर्थ से नापते हैं चीजों को. नॉर्थ ईस्ट बोला है तो कहाँ नापेंगे आप? इस तरफ ही तो नापेंगे. ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला है, लेकिन नापते नॉर्थ से हमेशा. साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट बोलते नॉर्थ से हमेशा, ठीक है. उसने ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला जरूर है, तो भी हमेशा नॉर्थ से ही डिग्री नपती है. नॉर्थ से कितना डिग्री है, साउथ से कितना डिग्री है वेस्ट में, समझ रहे हो ना भाई? देखो मान लो जैसे आपको यहाँ नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है? साउथ है. अब अगर मैंने बोला हाँ भाई नॉर्थ ईस्ट 60 डिग्री, तो नॉर्थ से 60 डिग्री की बात हो रही है. ईस्ट नॉर्थ कुछ नहीं होता, नॉर्थ से नपता है. नॉर्थ से 60 डिग्री, नॉर्थ से 90 डिग्री पे जाके ईस्ट, ऐसे बात होती है. और साउथ से ईस्ट की बात करेंगे तो साउथ से नपेगा. 60 डिग्री बोला तो मतलब साउथ से नपना है, ठीक है. तो आपने ईस्ट नॉर्थ बेशक बोला है, लेकिन एंगल नॉर्थ से नपता है, ठीक है. तो 30 डिग्री ये हो गया. अब आपको ये बताना, ये वाला वेक्टर बताना है. अब ये वाला वेक्टर बताने के लिए ए और सी के दोनों के कोऑर्डिनेट चाहिए कि नहीं चाहिए? सी के तो पूरी दुनिया जानती है. AC. अच्छा 0 0 0 आएगा, 0 0 आएगा, 2 0 आएंगे, 2 0 आएंगे. 3D की बात नहीं है, ये 2D है. और इसमें जो तीसरा वाला जो है, तुम बोलोगे भैया वेक्टर तो IJK में आता है, तो उसमें जो K है उसको 0 मानना है. बाय डिफॉल्ट वो 0 चलो, क्योंकि हम तो अब तो मैप पे आ गए ना. मैप क्या है? 2 प्लेन ही तो है, X और Y चलते हैं उसमें, तो Z कहाँ होता है उसमें, ठीक है. तो आपको मतलब ये वाला पोजीशन वेक्टर बताना है, लेकिन जब आप वेक्टर बनाओगे तो उसमें K मेंशन होना चाहिए, वहाँ 0 K लिखना, ठीक है. तो मुझे इसके तो कोऑर्डिनेट पता है, इसके नहीं पता है. अब मुझे एक बात बताओ, इसको तुम कैसे निकालोगे? हाँ जी, क्या कह रहे थे? 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा क्या है? 4 किलोमीटर है, और 3 किलोमीटर ये वाला है. हाँ जी आप बताओ. बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए ना? बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,0, ठीक है.
वैसे -4,0 -4 भैया किलोमीटर तो हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है वो, अभी लेंथ की बात नहीं कर रहा है वो। हाँ जी, तो जब भैया ऊपर वाले मिलेंगे 3, ये क्या होगा? ना एडी ना भैया अगर ये मिड पॉइंट होता तो निकल जाता। भाई मिड पॉइंट नहीं है, तुम्हें क्या पता मिड पॉइंट? भैया भैया बीच वाली तो रहेगी 3, ये वाली? हाँ ये कैसे होगी 3? बाबू ये है 3, लैडर है 3 की, वॉल क्यों होगा 3? भैया पीजीटी लगा दो यहाँ में। पीजीटी लगा था, पीजीटी के लिए 2 साइडें पता होनी चाहिए, ये वाली नहीं पता। यहाँ 90 नहीं बन रहा, ये पर हमने कोसाइन को दे रखा ना। बोल बोल, सही बोल रही है, बोल। भैया इनको लगा के भैया जिसने सोचा है, बांट दो, रेशो तो बांट दो, लगा दो। जिसने वाकई -x1 रेशो क्या पता है तुझे? के रेशियो लगा दो, m और n लगा दो। अभी x2 - x1 बाबू ना पॉइंट पता है ना वो पता है, उसके लिए पॉइंट पता होने चाहिए थे रेशो के लिए। AD है ना जो ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करके x शायद मान लिए और हमने काट दिया मतलब आ रही है। तो वाकई नहीं है, रेशो चाहिए बाबरे, कहा कह रहा हूँ मैं तोते। तो रेशो भी कौन चाहिए? यूनिट वेक्टर नहीं भाई cos तुमने 10th ना पढ़ी? cos cosine cos भैया, के भैया, निकल भैया। एक मिनट रुक जा। ऐसा ना cos के डीसी को निकल निकाल लो भैया। भैया, डीसी को निकाल लो। cos के। हाँ, तू बता रहे, तुमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़ा ही नहीं डीसी निकाल ले भाई। ये एंगल कितना होगा? 60। एक एंगल पता है, एक साइड पता है, हाँ। ये नहीं निकाल सकते भाई। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब तुम्हें एक एंगल पता होता है, तुम्हें एक साइड पता होती है, कांट यू फाइंड आउट दिस? sin एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फायदा ही क्या है? 60 ये 10 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अरे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरा इसी पे बेस्ड है। 10 चैप्टर में सही बात है ना? अरे 10th क्लास में पढ़ा ना तुमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये तो परपेंडिकुलर ही तो है, मैं तो गिरा रहा हूँ यहाँ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया। और यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर डी है, तुम मुझे एडी निकाल के दे दो, एडी निकल जाएगा, फिर तो मुझे बीडी भी निकाल के दे देना। 4 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला पॉइंट कंफर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाए भैया। और ये वाली दूरी पता चल गई, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, और ये वाली ऊंचाई मिल गई मतलब वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, तो ये किसके कोऑर्डिनेट नहीं बन जाएंगे? नहीं आ रहा? दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, दो पॉइंट मिल गए, वेक्टर बना देंगे, क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत ना भैया? वेक्टर कैसे नहीं बन जाएगा? मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत ना। हाँ, निकाल के दिखाऊं इसको? आए चलिए कर देते हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत होगी कुछ बच्चों को। देखो एडी कैसे निकालेंगे? एडी के लिए ये वाली साइड और ये वाली साइड यूज होनी चाहिए ना, तो कौन से में होता है ये काम? sin 60 इक्वल टू कितना? एडी तो निकालना ही है, अपॉन में 3 sin 60 की वैल्यू 3 को उधर फेंक देते हैं, 3√3 अपॉन में 2। एडी निकल आया, अब बीडी निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास y की वैल्यू तो आई गई इसकी, हाँ भैया। तो 3√3 अपॉन में 2। x की और निकालनी है, उसके लिए 4 में से माइनस करना पड़ेगा नीचे वाले, पहले बीडी तो निकाल दो। अच्छा, ये वाली साइड किस में यूज होती है? cos में, तो cos 60 कितना होता? तो बीडी अपॉन में 3, cos 60 कितना हो गया? यहाँ पे बीडी अपॉन में 3 को उधर फेंक दिया, बीडी की वैल्यू आ गई, बीडी मतलब 1.5, 3 अपॉन में मतलब 1.5। कोई बात नहीं, 4 में से तो फिर भी माइनस करना ही है आपने भाई। ये वाला चाहिए ना, डीसी सीडी चाहिए ना, मैं तो हम क्या करेंगे, 4 में से इसको क्या करवा देंगे, माइनस करवा दे, कितना हो जाएगा आपके पास? 4 2 8, 8 - 3, तो भाई ये वाली लेंथ भी मिल गई तुम्हें, इसका कोऑर्डिनेट भी मिल गया, फिर इसका मतलब x का भी, तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 2। वेक्टर बना रहे हैं फटाफट, हमें क्या बनाना है, एसी वेक्टर बनाना है ना। वेक्टर बनाना है, किसी में से किसी को माइनस कर लीजिए, वैसे तो एसी वेक्टर बनाना है, मैं
AC वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो -5 अपॉन में 2 I और -3 अपॉन में 2 J कैप प्लस जीरो और प्लस 0 नहीं है। ये गलत है क्या? मैं अरे यार एक चीज गलत हो गई हमसे, शिट, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तुमने भी ध्यान नहीं दिया। क्या ये तुम बताओ चलो गलती क्या X तो नेगेटिव में है? हाँ x क्या है, y कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये आप जब इसमें से माइनस करोगे तो ये प्लस का आ जाएगा और ये किसका रहेगा, माइनस का। हाँ तो उसने CA वेक्टर निकाल दिया, क्या हो गया, तो बात एक ही पड़ रही है मतलब, लेकिन यहाँ तो मैं ये ध्यान देना था ये माइनस का होना चाहिए, ये किसका होना चाहिए था, माइनस। दूरी निकालने के बाद आप तो कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो ना, तो कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव ही आएगा, अरे x का कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, नेगेटिव, तो आपने ये नेगेटिव में रखना है, चाहे CA वेक्टर निकालो चाहे AC वेक्टर निकालो, आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अच्छा वैसे वैसे पता है CA ही निकालना चाहिए, पता है क्यों, लड़की यहाँ गई फिर यहाँ गई तो आपने ये वाला निकालना है ना, बाबू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है समझ में आया, कुछ भी निकाले कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर ना आना है, बकवास नहीं है बाबू, इसको एक बार देखना उसके बाद भी नहीं आता तो मुझे, ठीक है अभी हम इसमें जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आया समझ में स्वाति, ठीक है। बाकी ना आप एक बार एनालाइज करिएगा इस क्वेश्चन को वापस से, ठीक है आपको समझ में आएगी चीज, ठीक है। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि A वेक्टर इक्वल टू में B वेक्टर प्लस में C वेक्टर है, देन इज इट ट्रू, क्या ये बात सही है कि A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस में C वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जस्टिफाई योर आंसर, क्या ये बात सही है कि गलत है, अगर ये चीज गिवन है तो क्या ये बात सही है कि गलत है, देखते हैं भाई। ये बात ऐसे लगी, अब देखो यहाँ पे आपको ट्रायंगल लॉ बहुत बहुत फ्रीक्वेंट यूज होगा, ठीक है, मतलब अगर वेक्टर में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है ना तो इसका मतलब उसमें ट्रायंगल लॉ लग रहा है, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड मतलब ट्रायंगल लॉ वाला। तो देखिए B प्लस C करके A आ रहा है ना, तो इसका मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, वेरी गुड, तो यहाँ पे B वेक्टर है और यहाँ पे क्या है, और A वेक्टर इनके अपोजिट में है ना, भाई यही तो पढ़ा था हमने ट्रायंगल लॉ में, सही है ये बात, अच्छा जी। और यहाँ पे इनके किसकी बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की, किसकी बात हो रही है इनके, मैग्नीट्यूड की, तो चलिए मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, लेंथ। अच्छा मुझे बताओ ट्रायंगल कब बनता है, ट्रायंगल कब बनता है, अच्छा क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है, कैसे, क्योंकि भैया दो साइड को सम तीसरे से बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दो साइड का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए तभी ट्रायंगल बनता है, वरना ट्रायंगल नहीं बनता। यहाँ देखो दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल है, दो साइड का सम तीसरी वाली साइड के क्या है, इक्वल आ रहा है, तो इसका है बन कैसे जाता है भाई, 1 5 है, ये वाली 3 है, तो ये वाला जो होगा क्या ये 8 होगा क्या, तुम ही कह रहे हो इस बात को, भाई डिस्प्लेसमेंट है तो ये छोटी रहेगी, ये 7 हो सकता है, दो साइडों को प्लस करके तीसरी वाली साइड से छोटी ही रहेगी हमेशा, तभी ट्रायंगल बनता है भाई, कोलिनियर केस में ले लेते हैं फिर, तभी तो अगर सेम ही हो गया तो फिर सेम कोलिनियर पॉइंट नहीं बन गए। भैया एक बार ये बताना कि जो आपने कंडीशन लिखी है मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस C, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स के लिए होता है ना, हाँ जी वही चीज तो मैं बता रहा हूँ, तीन कोलिनियर पॉइंट्स से ट्रायंगल बनता है जी, हाँ तो फिर यही बात लिखनी है इसके जस्टिफिकेशन में। तो अब आपने अगर ट्रायंगल लॉ बना दिया तो यार ये बात तो कंफर्म है, ठीक है, बट ये वाली चीज कंफर्म नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती,
क्योंकि वो उसके इक्वल वाली बात नहीं है। ये चीज मतलब ये वाला मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, देन ओनली ट्राइंगल विल बी फॉर्म, अदरवाइज नो ट्राइंगल विल बी फॉर्म इफ दिस कंडीशन विल बी फॉलोड। समझ में आया? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एक एक नंबर में आते हैं, ठीक है, जस्टिफिकेशन के लिए, जहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आता है। आप चाहें तो एग्जांपल से भी कर सकते हैं, बट ये नॉलेज आपको होनी चाहिए ट्राइंगल इन इनइक्वालिटी की, ठीक है। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x। भाई ये तो मेरे ख्याल से वैसे आप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। भाई यूनिट वेक्टर बोल दिया उसने, बोला ये जो लिखा हुआ है ना ये एक यूनिट वेक्टर है। भैया अगर ये यूनिट वेक्टर है तो पहले तो मैं इससे एक वेक्टर बना लेता हूँ, xi प्लस xj प्लस xk। ये मान लो कोई एक वेक्टर बन गया मेरा, तो मेरा ये एक यूनिट वेक्टर है ना, उसने तो बोला ये गिवन है ना ये बात। तो अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू थैंक यू, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू में 1, अंडर रूट को उधर फेंक रहा हूँ, यहाँ 1, यहाँ पे 3x स्क्वायर। अच्छा मैं प्लस माइनस लिखूँ यहाँ लिखोगे यहाँ पर तो देना ये अंडर रूट पे थोड़ा लेकर है प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो प्लस माइनस क्यों लिखना है, रूट चढ़ता तो लिखते हैं ना प्लस माइनस। x की वैल्यू डायरेक्ट 1/√3, तो यहाँ 1, यहाँ पे 3x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1/3। अब बताना भाई, अब लिखेंगे माइनस प्लस और कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, क्यों, रीजन दो, क्यों क्या होता है भाई। भैया भाई वेक्टर मान लो, अरे मेरी बात सुनो, x अगर आपका 1/√3 हो या x अगर आपका -1/√3 हो, तो वेक्टर या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, डायरेक्शन में तो फर्क पड़ेगा। तो पढ़ने दो ना, मैग्नीट्यूड तो बनी है नहीं, सच बता। तो इसके दो वेक्टर बनेंगे, तो इसकी दोनों वैल्यू ही मान्य है, चेक करो पीछे, हाँ प्लस माइनस दोनों वैल्यूज वैलिड। बोलिए अगर हम दोनों वैल्यू मतलब जैसे आपने स्क्वायर नीचे का चक्कर ले लिया, स्क्वायर को सेट कर दिया, ऐसे में अगर मैं x बार ले लूं, किसमें से, √3x इसमें से x बार ले लो, चला जाएगा स्क्वायर उसका, तो हाँ √3 बचेगा, हाँ √3 डायरेक्ट आ गया, हाँ नहीं ये भी तो वे है ना, वे है ये, लेकिन जो सॉल्व करने का एक्चुअल प्रोसेस है वो ये है, पहले पावर हटती है। तो पावर हटा दी मैंने, तो ये पावर उसको अंदर देखो सुनो, यहाँ पर दो वैल्यूज कंसिडर हो रही है x की, दो वैल्यूज ही कंसिडर होंगी। क्यों, क्योंकि ये जो आंसर है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। बात सॉल्यूशंस की है, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 4 है इक्वल टू 0 है, तो x स्क्वायर इक्वल टू -4 अगर आप लिख दो, जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, सॉरी ये माइनस का और ये किसका हो जाए प्लस का। तो देखो करने को तो तुम ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी होगी 2। बट बात वो नहीं है, बात यहाँ ये है कि x इसका मीनिंग समझो तुम पहले, तब तुम्हें समझ में आएगा। बात सॉल्यूशन ये नहीं होती कि ऐसे सॉल्व कर दिया, ऐसे सॉल्व कर दिया, क्या कोई और आंसर उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, बात उसकी है। x की +2 के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और -2 के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, और मैथ्स अपने रूल से भी इनको डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ दोनों वैल्यूज वैलिड, ठीक है बाबू, मैथमेटिकल नहीं, ये एक असेसमेंट होता है। जैसे मान लो कोई चीज को देख के तुम समझ रहे हो कि इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो आप दूसरे वाले को डिनाई नहीं कर सकते ना। बात मैथमेटिकली की नहीं है, बात थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल की भी है यहाँ पर, कि हमारे पास दो आंसर आएंगे और वो दोनों ही ट्रू हैं उस कंडीशन के लिए, तो आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में, 5th हो गया ना। 6 देखिए, 6 क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए क्या लिखा है, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ
वेक्टर। मैं मीनिंग पूछना चाहूंगा आर्यन से, ऑफ मैग्नीट्यूड 5 units and parallel to the resultant vector and resultant of the vector। अच्छा, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है भाई? वेरी गुड। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब होता है ऐड। ठीक है, छठा करा ना, पांचवा तो करवाया भी। रिजल्टेंट बोलो। जैसे एक ट्रायंगल है, ए बी और सी तीनों साइड उसकी ऐसे दी हुई है, तो ए बी प्लस बी सी नहीं, इसको लिखते कैसे हैं? तो आपने उस दिन पूछ रहे थे तब मुझे याद है, आप बता रहे कि एडिशन से ऐसे होता है। हाँ जी, देखो जैसे ये है आपके पास, ये ए वेक्टर है और ये क्या आपके पास बी वेक्टर, तो ये जो सी वेक्टर है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, यही काम पैरेललोग्राम में भी होता है। ए और बी को प्लस पैरेललोग्राम में क्या होता है? हाँ जी, पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपका एक वेक्टर यहाँ जा रहा होता है, एक वेक्टर यहाँ जा रहा होता है, तो ये वाला जो वेक्टर होता है जो बीच में जो डायगोनल वेक्टर का काम करता है, ये भी किसका काम करता है? रिजल्टेंट का। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर फ्री वेक्टर है तो ये यहाँ मूव हो सकता है, पैरेलली तो है ये, तो ये बन गया ना। फिर वही वाली बात होगी ना, एडिशन वाली तो बात हो रही है। तो एडिशन मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब एडिशन, बात वो है जो समझने की। ठीक है, तो फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। आपने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5 यूनिट होगा। इसका कितना होगा? 5 यूनिट। और जो पैरेलल भी होगा, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, सॉरी मैंने क्वेश्चन ऑफ द वेक्टर्स, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। ए वेक्टर इक्वल टू में 2i + 3j - k एंड बी वेक्टर इक्वल टू में i - 2j और प्लस k। साहिल कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बाबू, थोड़ा बताओ, आइडिया दो। अब आशीष, अब साहिल ने पढ़ना शुरू किया क्वेश्चन, बताओ। अति हो गया तो बताना, फिर कहाँ पढ़ रहे हो भाई? इतने में तो पता चल जानी चाहिए, पूरी एक्सरसाइज कर यार तू। करके फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल के फिर इनटू करके। किसको पता है? हाथ खड़ा करो भाई, क्या करना है क्वेश्चन में? अगर नहीं पता है तो बोलो भाई नहीं पता है। इन दोनों वेक्टर को प्लस कर लेंगे और एक्स आई ऐसे मींस एक वेक्टर को कंसीडर करके हम लिख देंगे, फिर वो प्लस करके उसके बाद सारी की कंडीशन हमारी होती है। हाँ जी, क्या कह रहे हो बाबू? दोबारा एक बार। इन दोनों का ऐड करके सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? ये बात सोची नहीं जा रही, ये सोच लिया, ये सोच लिया। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, क्लियर है? रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा ही तो कुछ होगा इसमें, तो कोई, इसको तो तुम डिनाई कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? बोल भाई तू बोल। कुछ हुआ है मतलब वेक्टर है ना, और 5 यूनिट सेट करना, लेकिन फिर रेशियो सेम आ रहा था और मैग्नीट्यूड 5 आ रहा है। चलिए देखिए, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। एक ऐसा वेक्टर सेट करिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 5 यूनिट, और जो कि इसके पैरेलल भी हो। भाई मेरे को अगर कोई इसके पैरेलल वेक्टर बनाना है तो भैया मैं इसी के डायरेक्शन रेशियो ले लूंगा ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं इसी के ही डायरेक्शन ले लूंगा ना, डायरेक्शन तो सेम ही होगी दोनों की। या फिर सिंपल सी बात देखो, ये भी है, मैं क्या करूंगा, मैं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा, और यूनिट वेक्टर के पास क्या होता है? बस खाली डायरेक्शन होती है। तो मेरा ये वाला जो वेक्टर होगा तो सेम ही तो होगा, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, मेरे को मिल गया ना एक ऐसा वेक्टर जो कि इस वाले वेक्टर के पैरेलल भी है और इसकी 5 यूनिट भी होगी। नहीं आया? सच बताओ, फोकस भगाओ मत ना, फोकस यहीं रखो। ठीक है, क्या हो गया? बोलो बोलो। कुछ नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, क्या लिखा हुआ?
ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिए हुए हैं आपको। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। भाई बात फिर से वही आ रही है, ठीक है। आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, कितना है, आई प्लस जे और प्लस के। बी वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस जे और प्लस 3k। और एक सी वेक्टर भी दिया हुआ है आई माइनस 2j और प्लस के। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो पहले इनको सॉल्व करवा देंगे। इसका जो वेक्टर बनेगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना, ठीक है। यूनिट वेक्टर ही तो बोला, पैरेलल तो निकालने के लिए बोला है, बस वो जो यूनिट वेक्टर निकलेगा वही उसके पैरेलल ही होगा। लॉजिक क्लियर है भाई? आप इस वेक्टर को निकाल देना, ये जो भी बन रहा होगा निकाल दोगे। 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस से इसको मल्टीप्लाई और 3 से ऐड कर करा के काम कर देना। तो भाई यहाँ पर एक वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, डी वेक्टर, कुछ तो बनेगा। इसी का ही क्या निकाल देना, यूनिट वेक्टर निकाल देना। इस वाले वेक्टर के तो पैरेलल ही होगा वो, बस बात खत्म। अगर बोलता है नहीं इतने मैग्नीट्यूड का बना देना, तो उससे मल्टीप्लाई करवाना। लॉजिक क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए एक बार। भाई 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये भी काफी पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन, ठीक है। 1 -2 -8, एक पॉइंट ये है। एक है 5 0 -2 और एक आपके पास 11 3 और 7। किया हुआ क्वेश्चन है। ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, निकालोगे। BC का फिर क्या करेंगे, बीसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और फिर हम एसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर किन्हीं भी दो को प्लस करके तीसरे के बराबर आ जाए, ए बी प्लस बी सी करके अगर इसके बराबर आ जाए किसी भी दो को, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट किसके बीच में है, मुझे क्या पता, तो आपको बताना है। और बताना है फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। बोला बी कितने रेशियो में डिवाइड करेगा ए सी वेक्टर को, ये भी बताना है। बिल्कुल k:1 लेके ही करेंगे इसको। क्या लेके करेंगे इसको, k:1 चला देना। हमारा वो तो तुम्हें पता ही वाला फॉर्मूला क्या है, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं आर वेक्टर इक्वल टू, ये वाला चलता है ना, k:1 चलाओगे ना तुम इसको, 1 वाला इसके डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, k को इससे मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में k+1 लिखना है। भैया सेक्शन फॉर्मूला से कर लेंगे ना? हाँ जी सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे। बोलो मैग्नीट्यूड अगर हमने निकाला तो रेशियो तो अपने आप निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर आपने निकाल लिया इसका और जो पूरे का बीच वाला पॉइंट माइनस कर, हाँ वो वैसे भी हो जाएगा काम। तो हालांकि सेक्शन फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। आर वेक्टर इक्वल टू में k इनटू में ये वाला इसका पोजीशन वेक्टर, ध्यान रखना इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए मेरे को, और 1 को इस a वाले से अपॉन में k+1। ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और क्या नहीं पता है, बस खाली k निकाल ही लेंगे पूरी इक्वेशन में से। नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला तो लगाना मैंने डिवाइड कर रहा है, इंटरनली एक्सटर्नली बताया था जो। हाँ इंटरनली बांट रहा है तो ये k:1 में हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। 10th क्लास में आप जब कोई वो निकालना होता था रेशियो, तो मैं ये पॉइंट पता होता था, ये पता होता था, ये पता होता था, तो आप k:1 का रेशियो नहीं लगा के करते थे। हाँ मैं यही पूछ रही हूँ, चलिए एक तो k हमने कंसीडर कर लिया, ये जो 1 रेशियो हम मान रहे हैं, हाँ जी, किस बेस पर मान रहे हैं? 1:1 वाला, यही तो टेक्निक होती थी 10th क्लास में जो पढ़ाया आपने। जस्ट एक टेक्निक है, सीरीज टेक्निक है उस चीज, रेशियो जब आपने निकालना तो ऐसे निकालना, सोचो, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन और देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द पोजीशन वेक्टर which divide the line segment PQR whose position vector externally in the ratio of 1:2, also show that P is the midpoint। इसको कर लेते करें इस क्वेश्चन को। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 टिक कर लीजिए, ठीक है। 8 किया आप लोगों ने टिक, 8 भी इंपॉर्टेंट है।
9th भी कर लीजिए, वो 4th वाला भी करवा दिया मैंने मेरे ख्याल से, ठीक है ना? थर्ड वाला थर्ड वाला, वो लड़की वाला हाँ जी। और फर्स्ट वाला करवाया? नहीं फर्स्ट वाला करवाया, ठीक है, दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर, इस क्वेश्चन को हम पूरा करेंगे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर लिख रहा है, चलो ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं फिर थोड़ा। आपने एक पोजीशन वेक्टर बताना है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर of a point R which divide the joining of the 2 points P and Q। मतलब एक P पॉइंट है और एक Q। बाबू ठीक है, क्वेश्चन देखो। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R which divides the line segment which divides the line joining the 2 points P and Q whose position vector are these। तो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं इनके, ठीक है, मतलब आपको P वेक्टर पता है कितना है आपके पास, 2A वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। कमाल की बात है, दो वेक्टरों का एडिशन है वाला, इसका पोजीशन वेक्टर। और ये वाला जो वेक्टर है ये है ए वेक्टर माइनस में 3 बी वेक्टर। क्लियर है? अच्छा जी। और फाइंड द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर जो कि इन दोनों वेक्टरों से ज्वाइन होने वाली लाइन को एक्सटर्नली बांट रहा है, मतलब वो पॉइंट खुद कहाँ लाई करेगा, बाहर लाई करेगा, और इस पॉइंट का नाम आर है। और आपको मेरे को इसका पोजीशन वेक्टर निकाल कर देना है, ठीक है। और रेशियो है 1:2, मतलब समझो। देखो अब देखो, अब तुम ना इधर थोड़ा सा देखो परेशान हो सकते हो। परेशान ये 1:2 का रेशियो बोला है, मैंने बताया था तुम्हें एक्सटर्नली में एक डिस्टेंस यहाँ से नापते हैं और एक डिस्टेंस यहाँ से नापते हैं। अब आर यहाँ लेना चाहिए कि यहाँ लेना चाहिए, तुम बता दो। वो एक्सटर्नली कह रहा है तो उधर ही लेंगे। तो रेशियो की तरफ तो देख ही नहीं रहे, 1:2 बोल रहा है वो। एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है, तो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो कहाँ होना चाहिए यार? पी के पास बाबू, उसके पास होना चाहिए। मैं तेरी दूध कस दूंगा और बीच में बकवास करेगा तो तेरे खुद भी नहीं पता और बकवास और फैल रहा है यहाँ पे। 1:2 का रेशियो चलेगा नहीं है? इन्हीं से छोटी बातों से क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो 1:2 का रेशियो चल रहा है, पहली बात। और मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बताना है, बता सकते हैं, सब चीजें गिवन है इसमें। और भाई आर वेक्टर कैसे निकालते थे उसमें, मतलब एम छोड़ो, मैं डायरेक्ट वेल फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये 2 को तो मैं किसके साथ करूंगा, पी वाले के साथ। तो भाई 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2A वेक्टर और प्लस में बी वेक्टर, ठीक है। और माइनस 1 को हम किससे करेंगे, क्यू के साथ। तो ए वेक्टर माइनस 3B वेक्टर अपॉन में 2 एक्सटर्नली है ये, ठीक है। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, 4A वेक्टर प्लस में 2B वेक्टर माइनस प्लस 3B वेक्टर अपॉन में 1। यहाँ पे कितना जाएगा, 3A वेक्टर और प्लस में 5B वेक्टर। किसी को डाउट है? ये तो निकल गया, नहीं है? आएगा, ये यही ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, आगे एक बात और भी कही है, ऑल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। अब क्वेश्चन घुमा दिया उसने, देखो उसने क्या बोला है, इस बात को शो करो कि P जो है वो मिड पॉइंट है RQ का। तो भैया अगर P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब इसका वेक्टर प्लस इसका वेक्टर अपॉन में 2 ये देना चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं भाई, R तो हमारा आई गया, अपॉन में तो मेरा आना चाहिए ना ये वाला वेक्टर। आइए चेक करते हैं, 3A प्लस है और यहाँ माइनस करेंगे कितना जाएगा आपके पास, 2 अपॉन में कैंसिल निकाले करोगे तो 2A वेक्टर प्लस में B वेक्टर। भाई बिल्कुल सही बात है कि ये इसका नहीं आया समझ में। गलत हो जाता, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।